मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट बता दें कि आपका जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है ज्ञान बिंदु का 3rd एडिशन, उस बुक से हम लेकर आए हैं। और ये 1275 का जो परीक्षा हुआ था पीटी का, उसका हम लेकर आए हैं। और आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको बता दें कि ये आपका जो क्वेश्चन है मेरा वो 51 से लेकर 100 तक होगा। इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको बता दिए हैं 1 से लेकर 50 तक, और ये वाला जो मेरा होगा 51 से लेकर होगा 100 तक। फिर से आपको बता दें कि ये ज्ञान बिंदु का बुक है प्रैक्टिस सेट। आप जानते हैं कि इसका पूरा चर्चा है मार्केट में ज्ञान बिंदु का बुक है, उससे हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपका पूरा डिस्कशन के साथ करवाएंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज हम 51 से लेकर 100 तक आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक के लिए वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आपको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला आज मेरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रव का अलग करने की एक विधि है। देखिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ये आपका आंसर होगा इसका बी नंबर, यानी कि प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन आपका आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी देखते हैं। देखिए प्रभाजी आसवन के बारे में देखिए पढ़ते हैं कि प्रभाजी आसवन जो विधि है के द्वारा उन मिश्रण द्रव का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैस भी इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़कने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखिए अगले हम आपका दूसरा क्वेश्चन, अगला मेरा क्वेश्चन है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। ये आपका हो जाएगा जूट के लिए। अब इसका डिस्कशन हम देखते हैं पूरा। कह रहे हैं कि गंगा के निचले मैदान जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है गंगा के ऊपरी मैदान, मध्य गंगा का मैदान और गंगा का निचली मैदान। अब देखिएगा गंगा के जो ऊपरी मैदान है वो उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। मध्य गंगा के मैदान है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में विस्तार है। गंगा के निचली मैदान है जो पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तार है। जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के माध्यम तापमान 70% से 80% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता है। इसलिए गंगा का निचला मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। भारत का जूट सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान बिहार का है। अब देखिएगा बिहार के जो पूर्णिया जिला है ना, उसमें आपका जूट के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बिहार कहता भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन है, बिहार का है। और बिहार, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आदि जिलों की इसकी खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा पूर्णिया में आपको होती है क्या चीज़, जूट का खेती। आगे करें 53 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी है। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, ये सब के सब क्या है तो समकों के स्रोत हैं। द्वितीय समक संकलन के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं, एक प्रकाशित स्रोत, एक होता है अप्रकाशित स्रोत। तो प्रकाशित स्रोत में देखिए क्या होगा, इसमें कह रहे हैं कि सरकारी प्रकाशन प्रत्येक सरकार को अपने देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा करनी होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निर्धरता का स्तर, बेरोजगारी, जीडीपी, कृषि उत्पादन, खनन, जनसंख्या, ये सब के सब क्या तो सरकारी प्रकाशन होता है। अब ये क्या होता है दूसरा का देखिए आयोग एवं समितियों के प्रकाशन। कह रहे हैं कि सरकार समय समय पर विभिन्न आयोगों को एवं समितियों का गठन करती है जो विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उदाहरण के योजना आयोग, नीति आयोग, वेतन आयोग। और सरकारी प्रकाशन नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जन्म, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समकों का संकलन कराती हैं और उन्हें प्रकाशित करती हैं। चौथा है आपका कि शोधकर्ता व अनुसंधान संसाधनों के प्रकाशन। पांचवा है समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं प्रकाशन। छठवां में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जैसे यूएनओ, IMF, ILO, WHO आदि हैं। सातवां में गैर सरकारी अथवा व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन जैसे
मनोरमा, ईयर बुक, जन जागरण, वार्षिकी, प्रतियोगिता दर्पण आदि। अब करें अप्रकाशित स्रोत। सरकार, संस्थाएं, संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा कुछ सामग्री संग्रहित की जाती है, परंतु ये इनका प्रकाशन नहीं करा पाते हैं। किसी अनुसंधानकर्ता को यदि इस प्रकार की सामग्री या समयक उपलब्ध हो जाते हैं तो वो इस सामग्री का उपयोग द्वितीयक सामग्री के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे देखते हैं हम पॉइंट। कह रहा है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ये आपका हो जाएगा काची, तो ये आपका हो जाएगा राजगीर था। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर चाहे राजगृह शहर था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था, इसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज थी। हर्यक वंश का उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र पटना स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। आगे इसका पॉइंट देते हैं, शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। आगे कहता है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो आपका हो जाएगा काला अजर जो है प्रोटोजोआ रोग है। काला अजर प्रोटोजोआ जनित रोग है। काला अजर यह लिसमेनिया डोनोवाली नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी, इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। आगे आपका हो जाएगा हैजा, यह ब्रिम्बियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। टाइफाइड, यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण से होता है। यह रोग प्रदूषित जल रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने में मधुमक्खियों की विशेष भूमिका होती है। आगे आप कहते हैं इन्फ्लुएंजा, कहते हैं ये एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण से होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज बुखार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। मोटो जीपी भारत रेस 56 नंबर हो जाएगा 2023 में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में हुई थी। करेंट का आपका सवाल है। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे चित्रण करती हैं, कच्ची हो जाएगी, तीन का हो जाएगी डी नंबर, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में वितरण करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका दिखाते हैं पॉइंट। इसका कह रहा है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अतः यह सभी माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस संचरण कर सकती हैं। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे चलते हम, भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। आगे चलते, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो आपका हो जाएगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बदल कर रहा है कि भारत की रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में DRDO द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया जा रहा है। आगे हो जाएगा आपका कि यह रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा की भ्रमिक परतें बना सकता है, उन्हें साइबर हमलों से छिपा सकता है। यह विदेशी देशों द्वारा ऑनलाइन खतरों के खिलाफ बाधों के रूप में कार्य करने के लिए चक्रव्यूह नामक एक अंतिम बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित होती है। अगला देखते हैं सवाल आपका कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो ये आपका हो जाएगा दमन एवं दीप में आपका हो जाएगा। अब 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुदुचेरी 1037 है। आगे कह रहा है कि लिंगानुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप का है 947 केंद्र शासित प्रदेश में। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप है 618 है मात्र। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल 1084, तमिलनाडु 996,
आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। अब करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। आगे कह रहा है कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपका 2πAB हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 2πRH। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कह रहा है कि बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्न से किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं। एशियन मतलब होता है आपका टीन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर। कम तापमान पर SnO मतलब कि टीन ऑक्साइड के निर्माण के कारण होता है। टीन के ऑक्सीकरण के कारण सर्दियों में टीन ढॉल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्वे शतरंज बिट्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लोस को हराया था, ये आपको हो जाएगा डी गुकेश ने हराया था। ये करेंट का आपका सवाल हो जाएगा। आगे चलते हैं हम कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, ये हो जाता है धनात्मक हो जाएगा। पूर्ति के नियम एक बार हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत है, पूर्ति एवं कीमत का संबंध धनात्मक होता है, जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है, और जब कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति को भी घटा दिया जाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। परिभाषा से इसका देख लेते हैं कौन दिया था, तो वाटसन कह रहा था कि पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। पूर्ति के नियम की मान्यता है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं है, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहे, उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार न हो, क्रेता और विक्रेता के आय अपरिवर्तित हो, उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तथा इस उद्देश्य में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं, तो इसको फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फसल चक्र क्या होता है। तो देखिए, फसल चक्र में कहते हैं कि फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। वह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का क्रमवार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है जिसने एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्वों की कमी तथा इसके फलस्वरूप उर्वरता की संभावना की कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिससे मिट्टी की उर्वरता को कम करने किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ आर्थिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, रुपया मुद्रा है किसका है, तो देखिए रुपया मुद्रा आपका हो जाएगा किसका, तो डी नंबर इंडोनेशिया के हैं। तो रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। आगे कुछ मुद्रा हम देख लेते हैं देश का। कह रहे हैं कि देश राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। इसका मुद्रा क्या है, तो रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा कहाँ है, टका। भूटान की राजधानी थिपू, नुगलस्टस हो जाएगा आपका। बहरीन के हो जाएगा मनामा, दिनार। मंगोलिया के हो जाएगा उलन बटोर तुगरिक, इसका मुद्रा हो जाएगा। मलेशिया के हो जाएगा कोलालमपुर, इसका हो जाएगा रिंगगिट। मालदीव के हो जाएगा माले, रुफिया हो जाएगा रुफिया। लाओस के हो जाएगा वियंतियान राजधानी और न्यू किप लाओ। आगे देखते हैं वियतनाम के हनोई ढोंग। थाईलैंड के हो जाएगा बेकॉन्ग और बहुत हो जाएगा आपका मुद्रा। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किसमें, तो आपका हो जाएगा कार्यशील पूंजी में आपको सम्मिलित किया जाता है। अब कार्यशील इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। आपका अगला देखिएगा व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, जमा स्वीकार और करना और ऋण देना। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना हो जाएगा। जमा स्वीकार करना, बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है। बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं। एक आपका हो जाएगा बचत खाता, दूसरा चालू खाता और तीसरा सावधि खाता। इसको हम सब देख लेते हैं। आगे दिखाते हैं हम। अड़सठ, फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, मिराबो और अवेसिया। मिराबो और अवेसिया आपका हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं हम 69 नंबर में, कहता है कि बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द हैं, किस में हो रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 69 के सी नंबर, तू ऋण में रहते हैं। इंग्लिश के सवाल है, इसको हमको चेंज करना है का चीज, तो कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किसी इसको चेंज करना है। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, तो 70 के आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसको डी नंबर आप आंसर ठोक लीजिए। ठीक है, आगे दिखाते हैं हम आपका 71 नंबर पर, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित हैं, तो ये आपका हो जाएगा कला से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध कला क्षेत्र से है। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। आगे कह रहा है कि इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इसका आगे और देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति को कुछ देख लीजिए। कह रहे हैं कि 1954 में दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, 3 आदमी को दिया गया था। फिर 1955 में दिया गया था डॉक्टर भगवान दास को, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वरैया को, जवाहरलाल नेहरू को। 57 में दिया गया पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, 58 में धुंधु केशव कर्वे को, 61 में दिया गया विधान चंद्र राय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, 62 में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग बामन कंडे को दिया गया। 66 में दिया गया लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले में प्रथम व्यक्ति थे। 1971 में दिया गया इंदिरा गांधी को, 75 में 12 वेंकट गिरी को, 76 में कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत, 1980 को दिया गया था मदर टेरेसा, 83 में आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत, 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान, मखदूम गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत, 88 में, 90 में दिया गया भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत, नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। ठीक है, 90 के बाद से 91 में देखिए राजीव गांधी को दिया गया मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत, मोरारजी देसाई को दिया गया 91। 92 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत, JRD टाटा, सत्यजीत रे। 97 में दिया गया APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत, अरोड़ा असफ अली मरणोपरांत। 1998 में दिया गया MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत। 99 में दिया गया पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदोई मरणोपरांत। 2001 में दिया गया लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2008 में दिया गया भीम सिंह जोशी को। 14 में दिया गया सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र में, एवं चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को। 2015 में दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को। 19 में दिया गया प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका। 2024 में दिया गया कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री। आगे दिखाते 72 नंबर का निम्नलिखित में से अनपचय शर्करा कौन है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, आगे चले दिखाते हैं हम आपको 73 नंबर। कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 167 में। कह रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है, वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। अगला सवाल देखते हैं हम आपको। ठीक है, कि आंत में पाचन के पहचान अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, यह आपका हो जाएगा लसिका के द्वारा किया जाता है। अब लसिका के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम दिखाते हैं आपका 75 नंबर। करा कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती हैं, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर स्कंदन के द्वारा इसको साफ करती हैं। कह रहा है कि
फिटकरी हो गया ये, थोड़ा इसको देख लीजिए आप, सबकी इसका पॉइंट दिया गया है, इसको देखिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं 76 नंबर। कह रहा है कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, तो ये आपको SO2 मुक्त करता है। ठीक है, अगला सवाल हम आपको दिखा देते हैं 77 नंबर। कहता है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो ये आपको हो जाएगा 1498 में, यानी कि सी में आपको हो जाएगा आंसर। आगे आपको दिखाते हैं हम सवाल। कह रहा है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को चाहे निक्षेपों को क्या कहते हैं, तो देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। ठीक है, अब देखिए धरातीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए भाबर किसे कहते हैं, तो यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्नीय रूप में मिलता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक परमगतता है कि नदियों यहाँ विलीन हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई यह भाबर के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली मिट्टी है। अधिकांश आर्द्रता एवं वर्षा के कारण यह प्रायः दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। आगे आपका हो जाएगा 3 नंबर। कह रहा है कि बांगर यह पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। यहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि पाई जाती है उसे भूड़ कहा जाता है। खादर यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्रायः प्रत्येक वर्ष नई उर्वरक मिट्टी रहती है, अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। आगे आपको दिखा देते हैं, मैथ वाला सवाल है, तो मैथ आपको इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, आगे हम आपको दिखाते हैं सवाल 80 नंबर का। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब कुछ दिवस को देख लीजिए, जैसे 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी को आपको मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को आपको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारक दिवस और शहीद दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 13 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 28 अप्रैल को विश्व प्रकृति दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आगे कह रहा है कि वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। वर्ष 1970 में प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? देखिए प्रयाग प्रशस्ति का जो रचनाकार हो जाएगा आपका हो जाएगा हरिशेन, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री संधि विग्रहक था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इन्होंने हर्षचरित की रचना की है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिकाग्निमित्रम, रघुवंशम आदि की रचना की गई है। आगे आपका हो जाएगा ये सब दिखाएंगे हम। दूसरा, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए ये आपका हो जाएगा बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 93,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 92,358.40 वर्ग मीटर स्क्वायर तथा शहरी क्षेत्र 1,804.60 वर्ग स्क्वायर हैं। अवस्थिति है तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित हैं। आगे चलिए इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ए और बी दोनों है। कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, मस्तिका और रोस, ये आपका सब क्या है? जीवाणु से जनित रोग है। तो लक्षण इसका सब बताया गया, इसमें देख लीजिए आप। ठीक है, आगे दिखाते हैं हम क्वेश्चन आपको। कह रहा है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? तो ये आपका हो जाएगा 84 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भुगतान संतुलन का संकट था। ये सब आपको देखिए पॉइंट। ठीक है,
आगे हम इस क्वेश्चन दिखा देते हैं। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 85 का आपका हो जाएगा 1 नंबर एंड्रिल को कहा जाता है, एंड्रिल को कहा जाता है। आगे आपका हो जाएगा 86, कहता है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर यानी कि जामनगर आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि 86 के 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको बारे में देखिए। भारत के प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र आपको देख लीजिए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है, तो बंडूर दक्षिण अंडमान में है। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो रिची आर्किपियोलोगो अंडमान में है। लोहार बराक अभयारण्य दक्षिण सूडान में है। कैंपबेल अभयारण्य मध्य अंडमान में है। गलाथिया खाड़ी अभयारण्य ग्रेट निकोबार में है। पैट्रिक मंजू अभयारण्य लक्षद्वीप में है। आगे आपका 87 नंबर की अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका 87 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बी नंबर आपका आंसर होगा इसका, तो 2000 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको देख लीजिए कौन कब लगाया गया था आपका। ठीक, आगे हम सवाल दिखाते हैं आपको। 88 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा भाग 7 को हटाया गया था। अभी जान लीजिए कि भाग 7 में क्या था, तो देखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा क ख ग घ श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। आगे कर इन राज्यों के नामों और सीमाओं का उल्लेख करते हुए इस पहले की प्रथम अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची को अतः स्थापित किया गया। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका तथा भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख है। इसे अनुच्छेद 52 से 1 से 51 तक में रखा गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित उपबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 152 से 237 तक में किया गया है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जिसे अनुच्छेद 239 से 242 तक में रखा गया है। आगे हम देखते हैं सवाल कह रहा है कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका दिगंशीय कहा जाता है। दिगंशीय प्रक्षेप यह वह प्रक्षेप है जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है। यह प्रक्षेप नौ परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोब के अक्षांश से देशांतर रेखाओं के जाल पर प्रकाश डालकर प्राप्त की गई छाया प्रक्षेप कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। भारत से तिब्बत जा सकते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 90 के हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि भारत म्यांमार सीमा को कह रहा है कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं, तो भारत म्यांमार सीमा को पार किए आप जा सकते हैं। ठीक है, आगे दिखाते हैं 91 नंबर कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC -0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 इसका आंसर। ठीक है, इसको आप देख लीजिए 5 इसका कैसे बनाया गया आपका। ठीक, आगे हम दिखाते हैं आपका हम 92 नंबर में मैथ का सवाल है। मैथ इसको देख लीजिए, मैथ बहुत पीटी में इजी आता है बिहार दरोगा का। ठीक है, आगे हम दिखाते हैं 93 नंबर कह रहा है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी, तो आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं आपका 95 नंबर कह रहा है कि अधिसूचित हो गया आपका 94 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में
अस्थाई बंदोबस्त को प्रस्तावक था। तो अस्थाई बंदोबस्त इसका आंसर हम देखते हैं 95 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सर जॉन शोर थे। 95 का आपका 1 नंबर हो जाएगा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन शोर था और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह पर भू राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना था। यह व्यवस्था तत्कालिक ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। आगे देखा थे अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्बेदारी के नाम से भी जाना जाता था। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है किसमें? ये आपका हो जाएगा स्टील में होता है। आगे दिखाते हैं हम सवाल। अब सभी को बताया गया कि इसमें कितना चाल होता है, इसको आप देख लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर चाल इसका बताया गया सबका, ठीक है। आगे हम सवाल दिखाते हैं हमें कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में 42वें संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ठीक है। आगे इसको देखते हैं पॉइंट। करें कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूर्त रूप था। इस संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक। आगे इसका हम पॉइंट देखते हैं सब, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, ठीक। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 98। कह रहा है कि श्रेणी 1 के स्क्वायर 2 स्क्वायर x प्लस 32x स्क्वायर सबको हमको क्या करना है? अंत पदों को योग करना है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर हम बता देते हैं। इसका हो जाएगा 1 नंबर आपका आंसर। इसको समझिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा कैसे बन रहा है, ठीक है। आगे चलिए हम दिखाते हैं 99 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा 99 का आपका हो जाएगा बी नंबर, विनोबा भावे ने किया था। ये आपका हो जाएगा कि 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पौना आश्रम से शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन 1941 के रूप में जाना जाता है। 100 नंबर है आपका सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट पायदा मैदानों का भाग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया नहीं है। बिहार राज्य का पूर्णिया जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है। पूर्णिया जिला उत्तरी पूर्वी जलोढ़ दोमट मैदान के अंतर्गत आता है। ये आपका हो जाएगा आंसर।